तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंसेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं टेंसेस में सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे और किस तरह से फॉर्मूले को यूज करते हैं देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस ट्रांसलेटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हर टेंस में हम 3 तरह के सेंटेंस कर रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है और उसके बाद इंटेरोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस की खासियत यह है कि इन सेंटेंसेस में वर्ड नहीं जो है वो कंफर्म होता है, आएगा ही आएगा। इसमें जो स्पीकर है वो किसी ना किसी चीज के लिए मना कर रहा होगा या किसी चीज के लिए नेगेटिव बोल रहा होगा। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रांसलेटिंग नेगेटिव सेंटेंस, हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर पहला जो मैंने लिया है बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है, और आपको यह भी अभी तक पता लग चुका है कि जो पर्सन का टेबल हमने किया था स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन था, उसमें क्या क्या आता है। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें वो होता है बोलने वाला, याद रखना आई और वी दो लोग आते हैं और इन दोनों को ही इंग्लिश के हिसाब से प्लूरल माना जाता है। उसके बाद सेकंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें यू ही आता है और इसको भी प्लूरल मानते हैं। थर्ड पर्सन थोड़ा सा बड़ा होता है याद करने के लिए। थर्ड पर्सन में क्या आता है स्टूडेंट्स, देखिए अगर ही, शी या इट आ रहा है या कोई भी ऐसा नेम है जो सिंगल नेम है सेंटेंस में, तो उसको हम थर्ड पर्सन के पहले ग्रुप में डालते हैं सिंगल नेम, और उसको हम डाल देते हैं सिंगुलर में। उसके बाद प्लूरल में भी आता है, जैसे कि दे हो गया, या मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम अगर आ जाता है सेंटेंस में स्टूडेंट्स, तो उसको हम डालते हैं प्लूरल में। इतना आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है ये तो इसी की मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो बेसिक फॉर्मूला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, नेगेटिव का है तो नेगेटिव वाला ही याद रखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस क्लास के लिए सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव वाला जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए, सब्जेक्ट के बाद बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, विल शैल का यूज होता है। विल या शैल में से कोई एक चीज आएगी। उसके बाद नॉट यूज होता है, और क्योंकि विल शैल लग चुका है तो यहां पर तो V1 आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे फुल स्टॉप लगा के। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये विल और शैल में क्या आएगा ये भी पता होना चाहिए। विल होता है जहां पर फर्स्ट पर्सन आएगा वहां पर विल होता है, जहां पे, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, जहां पे सेकंड और थर्ड पर्सन आता है वहां पे विल होता है, और जहां पे फर्स्ट पर्सन आता है वहां पे हमेशा शैल होता है अभी फिलहाल के लिए। हालांकि फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज होता है, लेकिन वो सेंटेंसेस हम बाद में करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन जब आ जाए तो शैल, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से आ जाए तो विल। इतना क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको ट्रांसलेट करने की बारी आती है। देखते हैं, यहां लिखा है हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। तो इस यहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, यहां पे काम कौन कर रहा है सेंटेंस के हिसाब से, हम। क्लियर? तो हमको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में? वी बोलते हैं। इतना तो हमको क्लियर है। अच्छा, अब फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना है। वी के बाद, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से कुछ आएगा, तो विल और शैल में से क्या आना चाहिए भाई? सीधी सी बात है, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है, तो मैं यहां पे लगा देता हूं वी शैल। इतना क्लियर? दो चीजें हो गई फॉर्मूले की। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, नॉट। अब नॉट तो नॉट ही है, उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे वो कोई सा भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड में से कोई हो, तो वो नॉट ही लगाएगा। तो स्टूडेंट्स वी शैल नॉट यहां पे आ गया। उसके बाद वर्ब ढूंढते हैं। चलिए देखिए, यहां पे लिखा है ना, वर्ब की बारी आ गई है। यहां पे काम क्या हो रहा है? हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो काम हो रहा है जाने का, हालांकि काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल सेंटेंस में वर्ब तो ढूंढना है ना, तो जाएंगे जो है वो वर्ब है। इतना क्लियर? अच्छा, मैंने आपको एक और पहचान बताई थी सिंपल फ्यूचर टेंस की। देखिए, सेंटेंस के आखिरी में गा, गी, गे ऐसे अगर आपको साउंड्स देखने को मिलते हैं तो समझ जाइएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस सॉरी। लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस में एक और निशानी होती है जो इसको बाकी फ्यूचर टेंसेस से अलग करती है।
है ना। बहुत 4 तरह के फ्यूचर टेंस होते हैं, कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टोटल 4 होते हैं। तो चारों में और इसमें और क्या फर्क है? और सभी जो हैं सभी आपको देखने को मिलेंगे गा गी गे से ही खत्म होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं खा रहा हूंगा, ये लो, लेकिन ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है ना, ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहां पे रहा भी आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स फंडा है, याद रखना कि जब भी वर्ब के साथ, किसी क्रिया के साथ गा गी या गे वाली आवाजें आए, बीच में कोई और शब्द ना हो इन दोनों के, तो समझ जाना वो सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर लिखा हुआ है हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जाएंगे इसका मतलब वर्ब के साथ ही लगा हुआ है। और अगर और किसी टेंस में होता ये तो क्या लिख सकते थे? हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। क्या आता है स्टूडेंट वहां पे? जा रहे होंगे, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर गे तो लगा है, लेकिन कहां पे लगा हुआ है? जा के बाद में, मतलब बीच में एक और भी आ रहा है, एक वर्ड और भी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो ये तो हमने पहचान लिया। अब वापिस आ जाते हैं वर्ब पर। तो जाने का V1, जाने का V1 लगाना है मुझे, तो बड़ा सिंपल है, क्या होता है? गो होता है। तो यहां पे लिख दो वी शैल नॉट गो, और आखिरी में अगर कोई जगह बताई हुई है तो लिख देते हैं, बिल्कुल बताइए, गो टू द स्कूल, वी शैल नॉट गो टू द स्कूल। इस तरह से आपको ट्रांसलेट कर देना। ये जो द स्कूल है ये सेंटेंस का बाकी पार्ट है, हालांकि देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, किसी जगह को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, लेकिन क्योंकि V1 के बाद कुछ सेंटेंस में ऊपर बचा हुआ था तो वो लिखना जरूरी था, तो इसीलिए हमने वहां पे लिख दिया, ठीक है। तो जगह जो होती है वो ऑब्जेक्ट नहीं होते, ऑब्जेक्ट बस वो होता है जो क्या का जवाब देता है और किसे का जवाब देता है, ठीक है, या किससे का जवाब देता है, मतलब इन चीजों का, कहां का जवाब नहीं देता है। ये मैंने आपको क्लियर कर रखा है, ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में आप देख लीजिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। श्याम सेब नहीं खाएगा, बिल्कुल सही है। पहचानना कैसे है? देखिए आखिरी में गा लिखा है, और क्योंकि वर्ब के साथ लिखा है तो सिंपल फ्यूचर टेंस, और सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन सा नहीं भी आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेट करेंगे जल्दी से इसमें, तो यहां पे लिख दीजिए शाम, शाम के बाद क्या आना चाहिए? शैल या विल में से कोई एक चीज आएगी। कौन सा पर्सन है? सिंगल नेम, सिंगल नेम मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है? विल आता है हमेशा, तो यहां पे लग जाएगा विल। ये लीजिए, श्याम विल नॉट, फॉर्मूले में नॉट लिखा है, इसके बाद V1 पे आ जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाएगा, खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है स्टूडेंट्स? ईट, ईट आएगा यहां पे, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, सेब, तो इसका मतलब श्याम विल नॉट ईट एन एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। तो अभी एक ही सेब की बात हो रही है, तो फिलहाल हम एन भी लगा देंगे साइड में। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। कैपिटल लेटर्स का भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए नाम के आगे लग गया, उसके बाद कहीं और नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। रेलगाड़ी इस स्टेशन से नहीं जाएगी, ठीक है। चलो, जाने का काम कौन कर रहा है? रेलगाड़ी, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया द ट्रेन, ठीक है। द ट्रेन, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ना, सिंगल नेम दिया हुआ है, या कोई ऐसी चीज, देखिए वस्तु, ये लड़के के लिए यूज होता है, लड़की के लिए, और ये वस्तु के लिए। तो यहां पर द ट्रेन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ट्रेन के बारे में बताया हुआ है, तो वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन तो आ गया, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? हमेशा विल लगता है, उसके बाद नॉट आएगा। अब स्टूडेंट्स बारी आती है जाएगी, ठीक है ना, जाएगी। अब देखिए यहां पर ट्रेन के लिए ज्यादातर गो वर्ड का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब मान लेते हैं एक ऐसा स्टेशन है जहां से ट्रेन निकलना शुरू हो रही है, चलना शुरू हो रही है, ठीक है। तो वहां के लिए क्या यूज होता है? डिपार्ट। क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? डिपार्ट, एक वर्ड होता है डिपार्ट, तो वो जब भी कहीं से निकलते हैं तो वहां के लिए यूज होता है, और ये V1 होता है। उसके बाद इसका V2 क्या होता है? डिपार्टेड। V3 क्या होता है? डिपार्टेड। V4 डिपार्टिंग, और आखिरी में V5 में डिपार्ट्स आता है। क्लियर? आप चाहें तो लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये तब यूज होगा जब ट्रेन वहां से चल रही होगी, वहां से बन के चलती है ना, बोलते हैं हम, वहां से पहली बार लोग बैठ रहे हैं उस स्टेशन पे और फिर चलेगी, तो वहां पे डिपार्ट यूज होगा। और सेंटेंस, अगर ऐसा सेंटेंस बोला जा रहा है जिसमें ट्रेन का जो स्टेशन है वो बीच रास्ते में पड़ रहा है, और बोला जा रहा है कि इस स्टेशन से वो वाली ट्रेन नहीं जाएगी जिस ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, तो यहां पे होगा स्टूडेंट्स क्रॉस। वहां पे एक वर्ड आता है क्रॉस,
ठीक है, गो मत लगा देना, गो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। गो ज्यादातर लोगों के लिए या किसी मतलब लिविंग बीइंग के लिए ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए आप इनमें से यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं द ट्रेन विल नॉट क्रॉस, यहां पे मैं फिलहाल क्रॉस लगाता हूं क्योंकि इसका भी V1 क्रॉस ही होता है। अच्छा, इसका V2 क्या होगा? क्रॉस्ड, ठीक है, उसके बाद क्रॉस्ड, उसके बाद क्रॉसिंग, क्रॉसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से क्रॉस का V1 V2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो विल नॉट क्रॉस, अब क्या क्रॉस नहीं करेगी? इस स्टेशन को, इस स्टेशन से नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक और वर्ड आ रहा है से, तो इसका मतलब क्रॉस दिस स्टेशन, क्रॉस दिस स्टेशन। अब यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि क्रॉस के साथ फ्रॉम नहीं लगता है। क्रॉस दिस स्टेशन, क्रॉस के साथ कोई भी एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है आपको, प्रेपोजिशन, सॉरी, प्रेपोजिशन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। यहां पर जो क्रॉस आएगा उसके बाद फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है। विल नॉट डिपार्ट अगर आता तो वहां पे फ्रॉम लगता, डिपार्ट फ्रॉम दिस स्टेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो सिंपल सा हमारा ट्रांसलेशन हो गया, द ट्रेन विल नॉट क्रॉस दिस स्टेशन, ठीक है। वे बगीचे में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वे है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक से ज्यादा लोग हैं तो दे आ गया, ठीक है। और दे कहां पे आता है? थर्ड पर्सन में, तो इसका मतलब विल तो आएगा ही। दे विल नॉट बैठेंगे, बैठने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिट, दे विल नॉट सिट इन द पार्क, दे विल नॉट सिट इन द पार्क। ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें तो कुछ खास नहीं था। आगे बढ़ते हैं, वह गीत नहीं गाएगी, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ के क्या समझ आ रहा है? लड़की के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां तो शी आ गया, वह की जगह शी होता है, और शी भी थर्ड पर्सन में आता है। देखिए थर्ड पर्सन में आ रहा है सिंगल में, तो शी विल, यहां पे विल आएगा। नॉट, V1 क्या है स्टूडेंट्स? गाना, गाना गाने की बात हो रही है। सिंग, शी विल नॉट सिंग द सॉन्ग, शी विल नॉट सिंग द सॉन्ग। क्लियर? तो ये आखिरी दो तो चलिए सिंपल थे। ऊपर आपको कुछ नई चीजें मिली हैं सीखने के लिए, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर डिपार्ट और क्रॉस के बारे में मैंने आपको फर्क भी बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे के सेंटेंसेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 6 में लिखा है मोहन और रोहित यहां नहीं आएंगे। बिल्कुल सेम सेंटेंसेस ही है, लेकिन यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? दो पर्सन्स की बात होगी यहां पे एक साथ, लेकिन दोनों जो है वो कौन है? थर्ड पर्सन ही है, क्योंकि दोनों के नाम दिए हुए हैं ना। तो यहां पर आप ढूंढ लीजिए, इस लिस्ट में आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। देखिए यहां पे लिखा है मोर देन वन नेम। सेंटेंस में एक से ज्यादा नाम अगर होते हैं तो उसको आप थर्ड पर्सन ही मान के चलते हैं। और यहां पर मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में इसको लिखेंगे मोहन एंड रोहित, ठीक है। तो दोनों का नाम आप इसी तरह से लिख देंगे। अब ये दो पर्सन तो हो गए हैं और थर्ड पर्सन में भी आ रहा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर विल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। विल के बाद नॉट भी आता ही है। तो मोहन एंड रोहित विल नॉट, क्या काम होगा? वर्ब की बात हो रही है, आने का काम हो रहा है स्टूडेंट्स। देखिए आएंगे, है ना। तो यहां पर V1 क्या होता है? आने का, कम। अब ये कम तो ठीक है, लेकिन कहां, कहां की बात हो रही है? क्योंकि अब जो सेंटेंस में बचा हुआ है वो भी आपको लिखना जरूरी है। तो मेन पार्ट तो हमारा सेंटेंस का खत्म हो गया, लेकिन एंड में जो बचा होता है वो लिखते हैं। तो यहां पर और क्या बचा हुआ है स्टूडेंट्स? देखिए नहीं भी हो चुका है, आएंगे भी हो चुका है, यहां, यहां जो है वो बचा हुआ है सेंटेंस में। तो यहां को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेयर, HERE है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, मोहन एंड रोहित विल नॉट कम हेयर। नेक्स्ट, बिल्ली दूध नहीं पिएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप द कैट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर देखिए द वहां पे लगाया जाता है जहां पे सामने वाले को पता हो कि कौन सी बिल्ली की बात हो रही है, किस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल चलिए हम द को इग्नोर करते हैं, जब मैं आर्टिकल्स आपको अच्छे से करा दूंगा उसके बाद हम द के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहां लिखा हुआ है कैट विल। अब देखिए कैट क्या है? थर्ड पर्सन है, तो यहां पर तो विल आएगा ही आएगा। कैट विल नॉट, कैट विल नॉट पिएगी, ड्रिंक, कैट विल नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। कैट विल नॉट ड्रिंक मिल्क, ये लीजिए, बड़ा सिंपल तरीके से हो गया। आगे बढ़ते हैं, सरकार कर नहीं बढ़ाएगी। अब ये थोड़ा सा नया तरह का सेंटेंस है, इसको आप देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस है, कैसे पहचाना? यहां पर देखिए एक वर्ब है बढ़ाना, तो उसको उसके पीछे गी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर आप देख सकते हैं सरकार कर नहीं बढ़ाएगी, तो इसका मतलब काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, हालांकि इसके आगे भी दा आता है हमेशा, ठीक है ना, याद रखना यहां दा आता है,
फिर अगर द आएगा तो जी जो है वो स्मॉल हो जाएगा। द गवर्नमेंट थर्ड पर्सन है, विल नॉट, द गवर्नमेंट विल नॉट, बढ़ाने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज बोलते हैं। V1 हो गया इंक्रीज, V2 होता है इंक्रीज्ड, फिर V3 भी इंक्रीज्ड, V4 में इंक्रीजिंग और V5 में इंक्रीजेस। तो इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज, क्या नहीं बढ़ाएगी? द टैक्सेस, ठीक है, द टैक्सेस। तो लोगों के ऊपर जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी, इसके बारे में सेंटेंस में बात हुई है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आज बरसात नहीं होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सेंटेंस जो भी हमने किए वो बड़े सिंपल किए, और इसमें अगर हम देखें तो साफ साफ आपको बताया हुआ था कि सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि काम कौन कर रहा है या काम कौन नहीं कर रहा है उसके बारे में बताया हुआ था, तो वो तो सब्जेक्ट होता है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं किसके बारे में बात हो रही है? मोहन एंड रोहित, तो ये हो गया सब्जेक्ट। कैट हो गया तो ये हो गया सब्जेक्ट। द गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहां पे कौन सा सब्जेक्ट है? कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे केस में देखिए हमको ऐसा लगता है कि बरसात नहीं होगी। बरसात होना, एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, क्या बरसात अपनी मर्जी से होती है? नहीं, अपनी मर्जी थोड़ी होती है उसकी। वो तो जब सारी सिचुएशन बनती है, परिस्थितियां बनती है, उसके हिसाब से बरसात जो होती है अपने आप होने लग जाती है। उसमें बरसात का खुद का कंट्रोल नहीं है, तो उसको सब्जेक्ट मत बना देना, ठीक है। और यहां पर किस चीज के बारे में बात हो रही है? यहां पर देखिए रेन और आज के बारे में बात हो रही है कि आज बरसात नहीं होगी। तो यहां पे कभी कभी रेन से सेंटेंस जो है वो कुछ बच्चे शुरू कर देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, कभी भी मौसम के बारे में बात हो, कभी भी सर्दी गर्मी या वर्षा के बारे में बात हो, तो आपको हमेशा सेंटेंस शुरू करना है इट से, ठीक है ना। हमेशा किससे करना है स्टूडेंट्स? इट से। अब ये इट मतलब यहां पर ये वाला इट यूज हुआ है, तो ये सिचुएशन के हिसाब से यूज हुआ है, ठीक है। ये समझ लेना, ये कुछ रेन वगैरह के हिसाब से यूज नहीं हुआ। ये मत समझना रेन की जगह आपने इट लिख दिया, रेन भी आएगा यहाँ पे, लेकिन रेन एक वर्ब के रूप में आएगा। यहाँ पे काम होगा तो बारिश होने का काम होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। इट विल नॉट रेन, यहां पे आएगा वर्ब की जगह रेन, ठीक है। इट विल नॉट रेन टुडे, इट विल नॉट रेन टुडे। देखिए इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। अगर यहां पे टेंस चेंज करके देखते हैं, मान लेते हैं कि आज बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा के देखें तो इट इज नॉट रेनिंग टुडे, इट इज नॉट रेनिंग, तो रेन की जगह V4 आ जाएगा, रेनिंग। तो स्टूडेंट्स यहां पे बारिश होने को भी एक वर्ब बोला गया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जो वर्ब होता है बारिश होना, उसको हम V1 में तो बोलते हैं रेन, उसके बाद रेन्ड डी लग जाता है, ईडी लग जाता है इसके पीछे, उसके बाद अगेन दोबारा से ईडी लगता है V3 में भी, उसके बाद V4 रेनिंग और उसके बाद रेन्स। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए तो 9 सेंटेंस हो गया है। जो 10 सेंटेंस है वो बहुत सिंपल है, विद्यार्थी कक्षा में नहीं आएंगे, ये आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आप पढ़िए और जो भी फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से इसको ट्रांसलेट करके जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का टॉपिक, जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम इसी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।